अगर आप बिहार बोर्ड से हो और 2022 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है एंड 80 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं और आपको मेरा सवाल का 80 में से 80 सवाल का जवाब देना है। और हो सकता है ये सब क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत सारा सवाल जो है गेस क्वेश्चन पेपर में छपने के ज्यादा चांसेज है। तो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने मिलेगा। एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको 40 सवाल बनाना है, लेकिन अभी यहाँ पे हम 80 में 80 बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अभी एग्जाम नहीं हो रहा, आपकी तैयारी हो रही है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, निम्न में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? मतलब कम्युनिकेशन का कौन सर्विस है? कम्युनिकेशन तो समाचार से पत्र से भी कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोन से भी कम्युनिकेशन होता है, टेलीविजन से भी होता है, मतलब कि तीनों जो है सही आंसर है। आगे बोलता क्या, मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक कौन है? मानवीय पूंजी यानी कि मानव का जो पूंजी का निर्माण होना है तो प्रमुख घटक कौन है? तो देखिए स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण, ये सब जो है प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते जी, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना? तो अगर आपको क्वेश्चन मजा आ रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर जाएगा। ओके, वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? देखिए हरित क्रांति क्या होता है ना, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति होता है, मतलब खेत फसल वगैरह ज्यादा उग जाना हरित क्रांति माना जाता है। तो कृषि क्षेत्र किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, ये लेसन मतलब भूलने वाला तो कोई बात ही नहीं है। आगे है, कौन सा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मतलब मनी जो होता है ना, करेंसी होता है, वो क्या करता है? इश्यू करता है। ओके, उसके लिए कौन सा ऑथोराइज यहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति? भाई साहब आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो करेंसी जारी करती है। बिहार राज्य है, बिहार राज्य क्या उद्योग प्रधान है या पशुपालन प्रधान है या खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है? तो भाई साहब बिहार राज्य जो है कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। नेक्स्ट पढ़ते जी, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता कौन करता है? राजकीय आय या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या इनमें से कोई नहीं? इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश का ऑप्शन देख सकते हैं। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट मेरी वीडियो को वॉच करें वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं जितनी वीडियो ला रहा हूं लगभग सब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल करके सवाल आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करेंगे और बाकी लाइक वाइक आपको करना है। देखिए हमारे रहन सहन को जो प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय, है ना, पर कैपिटा इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो अब भाई आपको पता है बिहार में, देखिए इतना हल्का सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ जी, तो हल्के को हल्के में नहीं लेना, ठीक है? हल्के सवाल को हल्के में नहीं लेना बल्कि इसको रिवीजन करना है ताकि एग्जाम के वक्त ना गलती से 38 की जगह पे 39 या 36 ना रंगा जाए। हालांकि यहाँ पे 38 है तो आराम से हो जाएगा, 39 रहता तो बंदा कंफ्यूजन होता है, या 28 रहता तो कंफ्यूजन होता है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, है ना? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? कौन था? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी था, जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल था। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है जी। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1971 में, उसी दौरान जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इससे पहले 1970 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सेडान, है ना, सेडान का युद्ध हुआ था 1971 में। तो इसी के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। ओके डियर, चलिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे जो तीनों नाम ये देख रहे हैं, ये तीनों नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सवाल तीनों से बनता है। ओके, चलिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। ओके, और जॉर्ज स्टीफेंसन वाष्प चलित रेल इंजन, वाष्प चलित रेल इंजन, ठीक है ना, रेल इंजन। और वाष्प इंजन बोलेगा तो जेम्स वाट। मेरी बात को सुन रहे हैं, बाकी आप नोट करें। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त बोलता है। उस समय जो है करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। ओके, आगे समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा था? समाजवादियों का बाइबिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी रूसो के द्वारा लिखा गया किताब है। अप्रैल थीसिस जान रहे हैं? दास कैपिटल, तो दास कैपिटल जो है
समाजवादियों का बाइबिल है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क देता हूँ। जब जब मैं होमवर्क देते जाऊंगा आप लोग बताना है कि दास कैपिटल के राइटर कौन है भाई। आप लोग नीचे एक बार ये होमवर्क को मतलब होमवर्क नोट कर लो कॉपी में, और एक बार कमेंट करना डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो कमेंट बॉक्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 में। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे होमवर्क देते हैं, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? पहली महिला अध्यक्ष, ये आपको होमवर्क में जवाब देना, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ओके, आगे भारत में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, बताओ कहां किया था भाई? तो आपको पता है भारत में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। 3 कठिया जो रूल लाया था अंग्रेजों ने किसानों पर, नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती, तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ओके, आगे बढ़ते। मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था? मैं जो होमवर्क दूंगा सबको आपको बना करके नीचे कमेंट करना है। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं और देखता हूं कौन कौन बंदा मेरा होमवर्क का जवाब देता है। ओके, चलिए मुद्रण का आविष्कार, अभी तक मैंने 2 होमवर्क दिया है, जितना होमवर्क दूंगा सबका कमेंट करना है। मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था भाई? तो पता है चाइना में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 कठिया प्रणाली, लो भाई मैंने तो बताया और आपको यहाँ पे मिल गया। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? किसानों पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो खैर इसमें तो होमवर्क देने वाला नहीं, बिकॉज अब सवाल आ गया है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो है हंटर समिति का गठन किया गया। इससे कुछ मंगनी में मैं आपको नॉलेज देता हूं। हालांकि आपको पता होगा जनरल डायर के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना। जनरल डायर जिन्होंने जो गोली चलाया था और बहुत सारे लोगों को मारा था 13 अप्रैल 1919, बहुत ही दुखद घटना रही है ये हमारे हिंदुस्तान में, मतलब आज़ादी के समय। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है बताइए भाई? तो इसका जो जन्म स्थान हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो है जेरादेई। एक गांव है जो पड़ता है सीवान जिला में। सीवान जिले में गांव है जेरादेई, और सीवान कहाँ पड़ता है? बिहार में। समझ रहे हैं? बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। समझ आ रहा ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ओके, बताइए इसका आंसर फर्स्ट। ओके, ककोलत जलप्रपात बिहार के बताना है किस जिले में स्थित है? भाई साहब ककोलत जलप्रपात पता है आपको, नवादा जिला में है, नवादा जिला में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा? तो भूटान नहीं बल्कि नेपाल। एकदम नेपाल जाने के लिए आपको कोई पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से एकदम एक कदम रखिए नेपाल, एक कदम रखिए बिहार, कोई बॉर्डर नहीं है, मतलब जाने वाला रास्ता जो है। ओके, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है गठबंधन सरकार जब बनाना है तो उसके लिए बहुत सारा दल की चाहिए, है ना। बहुदलीय व्यवस्था, 2 दल नहीं बल्कि कम से कम 2 से ज्यादा, 3-4 बहुदलीय व्यवस्था जिस देश में रहेगा उसी देश में गठबंधन जो है बनता है ना। बहुदलीय गठबंधन जब भी बना तो बहुत सारा दल, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसीलिए मैंने प्रथम महिला आपको होमवर्क दिया है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ गया, चलो बीजेपी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी समय जो अटल बिहारी वाजपेयी पहला अध्यक्ष बने थे। दूसरा अध्यक्ष बने थे लाल कृष्ण आडवाणी, और तीसरा जो अध्यक्ष बने थे मुरली मनोहर जोशी, और फिर जब चौथा आ गया तो फिर आडवाणी बन गए। तो फिर यहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, याद करेंगे। 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब हुई थी? आपको पता है 1975 में आपातकाल घोषणा हुई थी। ओके, 1975 में। अब यहाँ पे आपको होमवर्क देना है, जिस समय आपातकाल घोषित हुई थी भारत में 1975 में, उस समय भारत के पीएम कौन थे? बताइए भाई, पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय आपातकाल घोषणा हुई थी? आपको नंबर नोट करना है, 24 का आंसर बताना है होमवर्क में। ओके, 24 लिख के होमवर्क आंसर बताना आपको। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापार मार्ग था? ये तो एकदम बहुआ वाला सवाल है ना। रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप के बीच जो है रेशम मार्ग व्यापारिक स्थल था, ठीक है ना। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो आपको पता है चौरा चौरी हत्याकांड जो यूपी में एक शहर है वहां जो हुआ था, पुलिस चौकी को जला दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, और यही चौरा चौरी कांड होता है 1921 में, सॉरी 1922 में, और 1922 में इस आंदोलन को क्या कर दिया? वापस ले लिया, बंद कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाता है? 1 मई को, है ना। इंटरनेशनल लेबर डे 1
मई को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश, देखिए आगे ना। अब देखिए इस सवाल से आप अनुमान लगाइए कि आपकी किताब में जो सवाल दिया हुआ, जो पुराना ओल्ड हो गया सवाल और वो लेटेस्ट में अब कुछ और हो गया, जैसे कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इस ऑप्शन से आप टिक लगाओगे। यहाँ पे आपका जो वर्तमान जो केंद्र शासित प्रदेश भारत में वो 8 है। मैंने 12 बताया, पहले था 7। जब जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, तो जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो बन गया कितना 9। लेकिन इसके बाद फिर हुआ दादर व नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मिला के 1 कर दिया, तो अब कितना बचा 8। ओके चलिए, सूचना का अधिकार हाँ संबंधित कानून कब लागू हुआ? ओके तो आपको पता है सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005 में। ओके इससे हमको नहीं मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता के लिए है और शासन भी जनता के लिए ही होगा। ओके शासन भी जनता के लिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सवाल देखिए क्या बोलता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? यार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला यहाँ पे अभी होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क आपको कहीं से भी खोज के बताना है, ठीक है? याद नहीं रहे तो नहीं बताना है, लेकिन याद है या खोज के कहीं से जो एकदम करेक्ट होमवर्क का आंसर, करेक्ट गलत नहीं, करेक्ट, कम से कम यही बहाना तुम खोजोगे। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। और उसी टाइम जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय होता है ना, उसको दिया गया। तो तुम लोग का यहाँ पे होमवर्क मिलेगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये बताना, कब, डेट बताना, डेट। ये भी आपके NCERT किताब में छपा हुआ है। आगे बढ़ते, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भाई अगर इलिटरेसी होगा, अनपढ़ लोग होगा, तो भाई लोकतंत्र में सफल नहीं हो पाओगे। गरीबी भी लोकतंत्र को सफलता नहीं बना पाएगी, बेरोजगारी भी नहीं बना पाएगी, मतलब कि ये तीनों के कारण यहाँ पे लोकतंत्र को सफल नहीं बना पाएगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है भाई? बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में। अब रज्जू मार्ग कहते हैं किसको, तो कभी आप गूगल पे सर्च कर लो, है ना, गूगल पे देख लो राजगीर शिफ्ट या लिफ्ट देख लो, लिफ्ट जो मतलब पहाड़ पे एक मंदिर बना हुआ है, नीचे से आदमी जाने के, एक पहाड़ से भी सीढ़ी बनाओ, सीढ़ी जा सकता है, लेकिन बहुत लोग जाते हैं ऐसे लिफ्ट बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे ये जो लिफ्ट जाता है आपने देखा होगा, ये रज्जू मार्ग है जिसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम है ना, शेरशाह सूरी के नाम से जुड़ा हुआ है। ये जो शेरशाह सूरी जो थे वो मध्य युग में, है ना, मध्य युगीन में, ओके, हुमायूं को हरा करके जो शेरशाह सूरी ने, तो उसी ने उन्होंने भी सासाराम नगर का विकास किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय का संबंधित है रिहंद बांध से या हीराकुंड बांध से या भाखड़ा नांगल बांध से या तो फिर नरौरा बांध से? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोविंद सागर, देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है वो भाखड़ा नंगल बांध से। ओके ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब ज्यादा भूस्खलन होता है, लैंड स्लाइड ज्यादा होता है, जमीन खिसकती ज्यादा है, वो कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात जो पहाड़ी इलाका होगा वहां ज्यादा होगा। उत्तराखंड का अक्सर एरिया जो है पहाड़ी इलाका है ना, अक्सर शहर जो है घूमने वाला पर्यटन स्थल भी माना जाता है ना, पूरा पहाड़ी इलाका ज्यादा मिलता है, तो ये हो गया उत्तराखंड, भूस्खलन ज्यादा होता है, ठीक है ना। बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक सूखा प्रवण है? देखो बिहार का मैप कभी देखो तो उत्तर में और ये दक्षिण में पड़ता है नवादा, गया, है ना, जमुई, तो इधर बाढ़ उड़ नहीं आता है, लेकिन उत्तर में चंपारण, सिवान, क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर, है ना, इधर जो है ना पूरा मिलेगा आपको। किशनगंज जहां बाढ़ वगैरह ज्यादा था, उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है, लेकिन सूखा नहीं बोल रहा, सूखा कहाँ, इसके जस्ट उल्टा दक्षिणी साउथ बिहार में सूखा प्रवण ज्यादा होता है। सवाल बोला कि सबसे ज्यादा सूखा प्रवण मतलब सूखा कहाँ होता है? तो जहां बाढ़ नहीं होती है, मतलब जहां ज्यादा नहीं होता, तो नवादा गया वगैरह आए साल सूखा यहाँ पड़ते रहता है, लेकिन वही उल्टा देखे तो वहां तो भाई तबाह बर्बाद होते रहता है। तो मतलब दोनों तरफ चैन नहीं है ना, पानी पड़ रहा तो भी वो हाल है, बाढ़ आ रहा तो भी है, सुखाड़ आ रहा तो भी बहाल है, मतलब सब के सब दोनों वही हाल है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी बताओ भाई? ये सवाल रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद? याद करेंगे ऑप्शन नंबर बी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
बोल्शेविक क्रांति, व्लादिमीर लेनिन। ओके जी, तो भाई ये तो आपको पता, 40 सवाल हम लोगों ने कर लिया। क्या आपने 40 में 40 आंसर दिया है? मजा आ रहा? तो भाई वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 5000 लाइक का। आप लोग प्लीज लाइक करेंगे, एंड जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और आपका ऑल पर बटन क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास इंफॉर्मेशन जाता रहेगा। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध, ओके, ये दो चीजें मैं यहां पे बताने वाला हूं। सबसे लंबा को बोलते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। एक होता है टॉलेस्ट, टॉलेस्ट जब पूछा जाएगा तो अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट, टॉलेस्ट को ही हाईएस्ट, हाईएस्ट ही बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे लंबा बांध हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है ना, भाखड़ा नंगल बांध सबसे लंबा। अगर टॉलेस्ट बोले या हाईएस्ट बोले, सबसे ऊंचा बोले, तो इसको क्या बोलते हैं? टिहरी बांध, है ना, टिहरी बांध, टिहरी डैम, याद करना। आगे बढ़ते हैं जी। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, ये है लोहा। लोहा को बोलते हैं उद्योगों की जननी। ओ, मैंने होमवर्क जरा भूल गया। चलिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन है भाई? सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया कोयला जो है वो है पीट। ये दोनों से सवाल बन सकता है एग्जाम में, छपेगा पेपर में, तो तुम लोग भी छाप देना। ओके डियर। गंडक परियोजना बताओ भाई। गंडक परियोजना बहुत अच्छा जगह, ये तो मैं घूमने का मन कर रहा है यहाँ पे। वाल्मीकि नगर, ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे सवाल देखते हैं जी। निम्न राज्यों में से किसमें सबसे ज्यादा वन का विस्तार है? सर्वाधिक, तो वो है एमपी। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन का विस्तार क्षेत्र है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। और यहीं पे है एक कागज उद्योग, क्या बोलते हैं? नेपा नगर। हाँ, नेपा नगर, कागज नगरी इस तरह से बोला जाता है उसको, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, एमपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव जो है भागलपुर में है। और कांटा टापी एक है, कांटा तापीय, कांटा मुजफ्फर में, है ना, कांटा तापी। तो कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में, याद रखना। ओके। बांका में एक पहाड़ का नाम है, कौन हिल, हिल करके नाम है, क्या नाम है यार? कौन हिल बोलते हैं यार, दिमाग से मेरा निकल। तुम लोग आंसर बताओ, बांका में कौन सा हिल? एक सवाल आपको बनता है एग्जाम में, बनता है कि नहीं बनता है? आता है पेपर में, आपने पढ़ा भी होगा। कौन हिल बोलते हैं, दिमाग से निकल गया, हिल करके नाम है। ओके, ये भी तुम्हारा होमवर्क रहा, बताना। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? सूखा कब होता है यार? तो जब वर्षा नहीं होगी, वर्षा की कमी होगी, तभी तो सूखा का उत्तरदायी कारक बन सकता है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? देखिए, बाढ़ सुखाड़ दोनों आ गया भाई साहब, दोनों को मतलब बराबरी यहाँ पे दिया गया है। बाढ़ कहाँ होता है भाई? तो उत्तरी बिहार में, है ना जी। जो उत्तरी बिहार थे, नॉर्थ बिहार है, वहां बाढ़ ज्यादा होता है, और साउथ बिहार में सुखाड़ होता है जी। ओके, चलिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भाई? देखो, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, है ना। अब आपको यहां पे फिर मैं होमवर्क दूंगा। ये CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये तीनों का एस्टैब्लिश डेट बताना है। एस्टैब्लिश डेट, स्थापना कब हुआ था? तीनों का स्थापना कब हुआ था, ये आपका होमवर्क मिलेगा, ठीक है। चलिए, होमवर्क बहुत मैं दूंगा, देखते हैं कौन बच्चा जो है मेरा होमवर्क का जवाब देता है कि नहीं देता है, कौन देता है। पिछड़ा राज्य भाई, बुरा लगता है, मन से बहुत बुरा लगता है भाई, ये कब आगे होगा। चलिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रिया जो पैसे लोग कमाते, क्यों कमाते? क्या मनोरंजन करने के लिए, क्या परोपकार करने के लिए, या सेवा करने के लिए? नहीं भाई, जीविकोपार्जन करने। एक्चुअली में जो रियल मकसद है पैसा कमाने का, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा, तो उसका मकसद एक एकदम रियल मकसद है, जीवन गुजारने के लिए, है ना, अर्निंग लाइवलीहुड, है ना। आगे बढ़ते, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भाई साहब, ये हमारे दादाजी है। दादा से याद करो, दादा यार पुराने आदमी थे। 1868 में इन्होंने सबसे पहले जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण मतलब किसानों लोग को दीर्घकालीन ऋण मिलता है, ट्रैक्टर खरीदना है, थ्रेसर मशीन खरीदना है, कुछ भी बड़ा मशीन जो किसान में यूज करता है, तो उसके लिए भूमि विकास बैंक है, ये दीर्घकालीन ऋण देता है। और एक प्राथमिक कृषि साख समिति, ये अल्पकालीन, ठीक है ना, अल्पकालीन ऋण देता है 2-3 साल के लिए, इसको बोलते हैं अल्पकालीन। और दीर्घकालीन में 10-15 साल के आराम से चुकाते रहेगा किसान, अनाज उगाते, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 15 मार्च को। एकदम बउआ वाला सवाल, रंग दोगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है भाई? बताओ भाई, पंजाब में भूमि का मुख्य
पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये है अधिक सिंचाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल सेट है आपके लिए। ओके, सोपानी कृषि प्रचलित है, मतलब कहाँ होता है सोपानी कृषि? या तो ढलान, जो ढलान जगह पे कृषि होता है वो होता है उत्तराखंड में। जाहिर सी बात पहाड़ी इलाका में ही सोपानी कृषि होता है, ढलाव जगह, ठीक है, जहाँ पे पानी ढल जाता है, पहाड़ी इलाका ही है वहाँ पे सोपानी कृषि। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था यार बताओ? ये है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। और फिर आपको मैं होमवर्क देता हूं, बिहार के जो पटना जिला है, पटना जिला में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा का नाम, ये आपको मिलेगा होमवर्क। चलो फटाफट एक कमेंट में अपना होमवर्क जवाब देना, जितना आता उतना, नहीं आता खोज के जवाब देना। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ भाई? 1971 में। बांग्लादेश स्वतंत्र 1971 में हुआ था। आगे बढ़ते, बिहार, भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ था? फिर मिलेगा आपको यहाँ पे होमवर्क। चलिए पहले मैं बताता हूँ, पंचायती राज शुरू सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको मिलेगा होमवर्क, कब हुआ था पंचायती राज की शुरुआत भारत में? कब हुआ था? राजस्थान से शुरू हुआ, ऑप्शन ए। लेकिन कब हुआ था ये मिलेगा होमवर्क। लगता है 5 होमवर्क तो मैं दे दिया हूं। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन है? चंडीगढ़ है ना। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी भी है। और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? देखो संघ सरकार, अमेरिका क्या है? संघ सरकार है। भारत में कैसी संसद है? कैसी सरकार है? संघीय और संसदीय, तो ये भी संघ सरकार हो गया। कनाडा भी संघ सरकार है। संघ के मतलब होता है जी जहां पे राज्य भी हो, राज्य की भी कुछ शक्तियां हो, उसको बोलते हैं संघ सरकार। जैसे कौन कौन नहीं है? चलो भाई अब तो मेरा होमवर्क यहाँ पे मिल गया, बताओ तुम लोग कि संघ सरकार कौन कौन नहीं? 2 एग्जाम्पल दो, 2 उदाहरण दो, 2 उदाहरण संघ सरकार नहीं का। संघ सरकार किस देश में नहीं है? 2 उदाहरण। ओके, 2 उदाहरण देना है। भारत का केंद्रीय बैंक, हाँ बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। चलिए इसका स्थापना डेट तो खैर आगे आ जाएगा। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग करते हैं? कृषि उत्पादक, यानी कि कृषि उत्पादक मतलब समझ रहे ना, जो खाते, खाद वगैरह जो खाते हैं, तो एग मार्क का इस्तेमाल करते हैं। क्या? एग मार्क का, ऑप्शन नंबर बी। और हॉल मार्क जो है सुवर्ण, सोना चांदी वगैरह। इको मार्क भी इस तरह से रहता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? एग मार्क। ओके, आगे बढ़ते जी। कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? देखो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र को बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ओके, तीनों पॉइंट से कहीं से भी सवाल छप सकता है पेपर में। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र, यानी कि पृथ्वी पे जो भूकंप आता है वो जो केंद्र बनता है उसको बोलते क्या? अधिक केंद्र कहते हैं। आगे सुनामी संबंधित है, तो सुनामी कहां आता है? समुद्र में जब भूकंप आता है ना उसी को बोलते हैं सुनामी। हाँ जी, समुद्र में जो, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसको बोलते हैं सुनामी। चलिए आगे बढ़ते। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो मलबे के नीचे अगर लोग दबा हो तो उसको पता करने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया, ताकि पता चले कि यार यहाँ पे कुछ है, दबा हुआ है, चाहे लोग हो चाहे जो भी हो। ओके, कौन प्राकृतिक आपदा है जो प्राकृतिक होता है, जो नेचुरली होता है? जैसे कि क्या बोलेंगे? भूकंप। ये भूकंप जो प्राकृतिक आपदा है। आग तो इंसान ही लगाता है भाई, बात से भी आग लगाता है और रियली भी। बम विस्फोट भी तो इंसान ही करता है, रासायनिक दुर्घटना भी इंसान ही करता है। तो ये तीनों जो है मानवीय हो जाएगा, मानवीय आपदा हो जाएगा। ओके, चलिए कौन खरीफ फसल है? बताओ भाई। खरीफ, रबी तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट, धान जो है वो खरीफ फसल है और रबी फसल कौन है? गेहूं जो है वो रबी फसल है। फिर मैं आपको होमवर्क दूं, होमवर्क तो मैं आज बहुत दूंगा भाई। बताओ तुम लोग, रेशेदार फसल, रेशेदार फसल का एक उदाहरण दो, एक उदाहरण रेशेदार फसल का, ठीक है ना। चलिए ऑपरेशन फ्लड, देखो ऑपरेशन फ्लड जो है ना वो दूध से, डेयरी, इसी को बोलते हैं डेयरी विकास, है ना, डेयरी डेवलपमेंट। और ये किस में आएगा? ये कृषि क्षेत्र में आएगा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये सब बातें को याद रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, लो भाई ये मेरे एक होमवर्क का ऑप्शन मिल गया, 1 अप्रैल 1935। इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है फाइनेंस ईयर होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ओके, चलिए भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? यार बड़ा ही गजब का, इसलिए बोलते मुंबई को सूती नगरी बोलते हैं। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहली मिल। फिर मैं होमवर्क देता हूं यहां पे कि भारत की पहली जूट मिल की स्थापना कहां हुई थी? जूट मिल की स्थापना कहां हुई थी? जूट मिल की स्थापना कहां हुई थी भारत में सबसे पहले? ओके, इसका होमवर्क आंसर देना है। मैं जितना होमवर्क दे रहा हूं सबका मैं चेक करूंगा, सब लोग कमेंट करना एक बार, एक ही कमेंट में।
बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी होती है? बिहार में जलोढ़ मिट्टी, हाँ जलोढ़ मिट्टी बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जी। ओके चलिए, एलुवियल सॉइल। चलिए, आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक बोलते हैं चरक को। और चरक कहाँ का है? सवाल आता है, चरक किससे संबंधित है? चरक हमारे देश का यार, भारत का है। मतलब आयुर्वेद का बहुत ही अच्छे माने जाने वाले व्यक्ति, जाने माने व्यक्ति। ओके चलिए, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, या भौगोलिक प्रतिशत बोले या कितने प्रतिशत बोले तो हो जाएगा 7% या 7.1%, दोनों में से कोई भी। 7%, 6%, अप्रोक्स में कहीं कहीं पे 6 पॉइंट कुछ लिखता है तो 7 ही मानेंगे। ओके कौन लौह युक्त खनिज है जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है? तो देखो भाई, मैग्नेटाइट, ये लोहा का अयस्क ही तो है ना, लोहा का अयस्क ही तो है। अब बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अभ्रक तो ये है नहीं। चलिए, सबसे घटिया कोयला, ओ माय गॉड, मेरा फिर दूसरा होमवर्क का आंसर आपके सामने। शायद ये होमवर्क नहीं दिया था, मैंने बता दिया था पहले ना। चलिए कोई बात नहीं। रोपण फसल कौन नहीं है? देखिए भाई, रोपण फसल आ गया। अब समझते हैं रोपण फसल कहते हैं किसको? वैसा फसल जिसका उद्देश्य जो होता है उगाने का, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि व्यापार करने के, मतलब जो फसल व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है। रबड़ का घर में अचार बोझेगा नहीं ना, ये व्यापार करने के लिए उगाया जाता है। गन्ना भी नहीं घर में रखता, इसको भी व्यापार करने, ताकि चीनी होगा। चाय का भी उत्पादन व्यापार करने के लिए। तो ये तीनों रबड़ हो गया, कौन सा फसल? रोपण फसल हो गया। धान रोपण फसल नहीं है जी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, ये तो आ गया सबसे इंपॉर्टेंट। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मतलब भारत का मेन फसल कौन है भाई? तो धान जो है भारत का प्रमुख फसल है। गेहूं जो है वो क्या बोलते हैं इसको? गेहूं जो है सेकेंडरी फसल माना जाता है भारत का। चलिए, कितना प्रतिशत क्षेत्र में, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र, मतलब भूमि के लायक जो क्षेत्र है 60%, ठीक है ना, 60%। और अब कितनी परसेंट आबादी कृषि में लगे हुए हैं? तो 80%। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट कृषि में लोग लगे हुए हैं? तो 80%। और कितने परसेंट कृषि क्षेत्र है? तो 60%। मतलब जमीन कम है और लोग लगे हुए ज्यादा है। तो कैसा लगा आज की मेरी वीडियो? मेरे ख्याल से आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और मैं बहुत ही कम समय में आपको 80 में से सवाल करा दिया है। तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको होमवर्क का हर एक होमवर्क का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में, सबका मैं देखूंगा कौन कौन क्या कमेंट करता है, कितना होमवर्क देता है, कमेंट करता है। मैं सबका होमवर्क का इंतजार करूंगा बेसब्री से, जिस तरह से आप मेरी वीडियो को बेसब्री से इंतजार करते हो। तो पहली बार चैनल पे आप लोग आए हो तो स्वागत, खैर मकदम, वेलकम, क्या बोलते हैं, खुश आमदीद, है ना। और तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर बटन क्लिक करेंगे, मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पास जाएगा। और अगर मजीद हमसे जानकारी लेना है तो 72 540 18 562 इसको आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप पे। नीचे से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे PDF वगैरह बहुत सारा है, जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो नीचे कमेंट जरूर करना। ओके बाय।